हेलो एवरीवन, दिस इज शीरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिशनो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट एंड DSSB के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ पे किया जा रहा है आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है इटावा में, बलरामपुर में, महाराजगंज में या पीलीभीत में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, इटावा में। जो बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है वो इटावा में स्थापित किया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। दो विशिष्ट समुदायों के मध्य स्थित संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहते हैं। आपको बताना है कोई दो विशिष्ट समुदाय, जैसे कि एक समुदाय ये है और एक समुदाय ये है। ठीक है, तो आपको बताना दो विशिष्ट समुदाय के मध्य स्थित संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहते हैं। जो इसके बीच जो ये क्षेत्र स्थित है, ठीक है, दो विशिष्ट समुदाय के बीच में ये जो क्षेत्र स्थित है इसको क्या बोलते हैं आपको ये बताएं। तो इसको बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, इकोटोन। ठीक है, दो विशिष्ट समुदाय के मध्य स्थित संक्रमणकालीन क्षेत्र को इकोटोन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है सुमेलित कीजिए। जैव आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं और उनके स्थापना वर्ष दे रखी है। आपको बताना है कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी। तो आपका पहला क्या है, नीलगिरी। आपको बताना है कि नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी। तो नीलगिरी की स्थापना हुई थी 1986 में। तो उसको मिला देंगे 4 से। ठीक है, आपका नीलगिरी अगर आपसे पूछ रहे थे कि ये पड़ता कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है पश्चिमी घाट में पड़ता है। नेक्स्ट आपका है नंदा देवी। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और नेक्स्ट आपका सुंदरवन, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। और कंचनजंगा जिसकी स्थापना हुई थी 2000 में। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लेते कि नीलगिरी कहाँ पे पड़ता है, तो आपका नीलगिरी पड़ता है पश्चिमी घाट में, नंदा देवी आपका पड़ता है उत्तराखंड में, सुंदरवन आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में और कंचनजंगा पड़ता है सिक्किम में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नीलगिरी क्या एक का आपका है फोर्थ वाला है। तो आपका एक का फोर्थ किस में है, सेकंड वाले ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, आपको बाकी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले ही ऑप्शन से मिल रहा है कि एक का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। आपको बताना है जो हमारे शाकाहारी जंतु हैं, ठीक है, वे हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। तो वो किस श्रेणी में आते हैं, मतलब किस उपभोक्ता में आते हैं। तो आपके ऑप्शन है प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम चरण उपभोक्ता। जो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होती हैं, जो कि हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि इसमें आपके आ जाएंगे गाय आ जाएगी, बकरी आ जाएगी, हिरन आ जाएंगे। ठीक है, ये सब आ जाएंगे आपके कौन से, ये हमारे कौन से प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं, जो कि हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जो कि हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आपको बताना है क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। आपके ऑप्शन है अरस्तु, लुई पास्चर, ग्रेगर जॉन मेंडल या चार्ल्स डार्विन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, चार्ल्स डार्विन ने क्रमिक विकास के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन का प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट है आपका, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से किन्हें ताप स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। आपको बताना है किसे हॉट स्पॉट का दर्जा दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप या पहला और दूसरा दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, जो क्या ये आपका राइट आंसर कौन सा, जो फोर्थ वाला, क्योंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट ये आपके क्या तप्त स्थल बोले या से हॉटस्पॉट बोले। ठीक है, ये क्या है हमारे हॉटस्पॉट कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, हॉटस्पॉट, ठीक है, भारत में तो 4 हैं। याद रखिएगा भारत में हॉटस्पॉट कितने 4 हैं। ठीक है, जिसमें पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भी आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को या 1 दिसंबर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। ठीक है, वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला।
निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय उत्पाद है? आपको बताना है कि जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं नायलॉन, प्लास्टिक, ऊन, पॉलीथीन, तो इसमें से कौन सा जैव निम्नकरणीय उत्पाद है, मतलब जिसका अपघटन हो जाता है। तो आपका राइट आंसर है थर्ड वाला ऊन। ठीक है, ऊन क्या एक जैव निम्नकरणीय उत्पाद है और बाकी जैव निम्नकरणीय उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट है आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एपिको आंदोलन जो चलाया गया था वो दक्षिण भारत में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में चलाया गया था। और उत्तर भारत में कौन सा चलाया गया था? उत्तर भारत में चलाया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में आपका चलाया गया था एपिको आंदोलन। ठीक है, आपको बताना है कि एपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो आपका ऑप्शन है कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, या केरल में, या छत्तीसगढ़ में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में एपिको आंदोलन चलाया गया था। ठीक, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े ने किया था। पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से जीवन क्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? आपको बताना है जीवन से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो कौन सी क्रिया पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। ठीक है, तो जो क्रियाएं पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों में होते हैं उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, वृद्धि और प्रजनन। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में वृद्धि भी होती है और प्रजनन भी होता है, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट आपका है आपको बताना है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, गेहूं या मक्का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, गेहूं क्या खरीफ की फसल नहीं बल्कि ये आपकी कौन सी है? रबी की फसल है। ठीक है, ये आपकी रबी की फसल है और बाकी जो तीनों दे रखे हैं वो कौन सी है? खरीफ की फसलें हैं। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि खरीफ की फसल मतलब कब बोई जाती है, देखिए आपको याद रखना है ये भी कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। ठीक है, ये जून जुलाई में बोई जाती है, जून और जुलाई में बोई जाती है। और काटी कब हो जाती है? सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, और रबी की फसल ये बोई जाती है आपकी अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी और मार्च में काट ली जाती है। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लेते कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है तो आपकी जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी और मार्च में काट ली जाती है। ठीक है, चावल, गन्ना और मक्का ये आपकी कौन सी है? खरीफ की फसलें। पर गेहूँ कौन सी है आपकी? ये रबी की फसल है। नेक्स्ट आपका है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग पर आवृत जो लगभग है। आपको बताना है, देखिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा महासागर पाए जाते हैं। आपको बताना है महासागर कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, 3/4 भाग पर क्या है? पृथ्वी के 3/4 भाग पर महासागर ही सिर्फ हैं। ठीक है, और 1/4 भाग पर क्या है? स्थल है। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा कायांतित शैल का उदाहरण है? आपको बताना है कायांतित शैल का उदाहरण कौन सा है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। तो कायांतित शैल का एक उदाहरण आपका है संगमरमर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला, संगमरमर। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? आपको बताना है प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला, ऋग्वेद आपका प्रथम साहित्य स्रोत है। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर संबंधित है। आपको बताना है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से या मृदा प्रदूषण से। तो आपका जो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में
उपयोग में आती है। देखिए बायोगैस से जो गैस निकलती है उसमें से कौन सी गैस आपको बताना है कि ईंधन के रूप में यूज़ होती है। मीथेन होती है, प्रोपेन होती है, ब्यूटेन या एथेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, ये क्या ईंधन के रूप में भी यूज़ होती है मीथेन गैस। नेक्स्ट आपका है बहुत पतले और महीन तत्व जो वायु प्रदूषक होते हैं और मानव अंगों को दुष्प्रभावित करते हैं, इन्हें पर्टिकुलर मैटर में उल्लेखित किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है जो पर्टिकुलर मैटर में ये छोटे बहुत जो महीन तत्व होते हैं जो क्या कहते हैं उल्लेखित किए जाते हैं, उनका आकार कितना होता है। ठीक है, 15.5 माइक्रोमीटर या 10.5 माइक्रोमीटर या 2.5 माइक्रोमीटर या 20.5 माइक्रोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट आपको बताना है गैसीय अपशिष्ट है सब्जियां, फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयले की राख। तो गैसीय अपशिष्ट कौन सा हो जाएगा, आपको फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी जलने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है और कोयले की राख, ये आपके क्या है गैसीय अपशिष्ट हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है जंतुओं का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर होता है, पोषण के, आवास के, शारीरिक रचना या ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ये सभी। ठीक है, जंतुओं का वर्गीकरण पोषण, आवास और शारीरिक रचना तीनों प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ये सभी। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि बायो में किस प्रकार से किया जाता है, तो बायो में जंतुओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम चावल को पॉलिश करते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है ये आपको बताना है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्शिफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला थायमिन। ठीक, थायमिन नष्ट हो जाता है। और ये थायमिन क्या है, ये किसका रासायनिक नाम है, ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी याद रखिएगा, बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, अगर चावल को हम पॉलिश करते हैं तो थायमिन क्या है, नष्ट हो जाता है। और थायमिन किसका रासायनिक नाम है, ये आपका B1 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी हो जाता है। ठीक है, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।